वेलकम बैक। सौदा आपका में ऐसे बहुत से दर्शकों के सवाल आते हैं जो बाजार का फायदा तो उठाना चाहते हैं लेकिन उतार चढ़ाव से काफी डरते हैं। ऐसे ही दर्शकों के लिए सौदा आपका में हर मंगलवार म्यूचुअल फंड पर चर्चा करते हैं हम, और म्यूचुअल फंड का पैसा भी बाजार में ही लगता है, लेकिन ये काम आपके लिए एक एक्सपर्ट का करता है जिससे नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है। आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। स्वागत है आपका सौदा आपका में। अपना पहला सवाल लेते हैं। नासिक से प्रसाद कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, बताइए क्या करते हैं आप और क्या जानना चाहते हैं आज? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा नाम प्रसाद कुलकर्णी है। मैं महाराष्ट्र नासिक से बात कर रहा हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ओके। और मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान 1 साल के लिए है ड्यूरेशन, तो मेरे को कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? और अगर 2 साल का है, 2 साल से 5 साल तक का है, तो फिर कौन सा फंड उसके लिए अच्छा रहेगा? और अगर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 साल तक या 10 साल तक होगा, तो कौन से फंड उसके लिए बेहतर होगा? मतलब डेब्ट फंड, इक्विटी, कौन से में जाना चाहिए मेरे को? लेकिन क्या कुलकर्णी जी कोई गोल सेट किया है कि इतना पैसा आपको जमा करना है? अभी तक तो कुछ ऐसा गोल सेट नहीं किया है, लेकिन कौन से इसमें मेरे को ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं? मुझे लगता है इन्होंने ये तय कर लिया है श्लीन कि अगर उनको आप 2-3 फंड आइडिया बता देंगे तो 2 साल वाला पैसा वो एक जगह रखेंगे, 5 साल वाला एक जगह रखेंगे, 10 साल वाला। हर्ष कैसे हेल्प करेंगे इनकी? वेल कुलकर्णी जी, आपने शुरुआत जो की है वो एक पहलू अच्छा है कि आपने अपना टाइम स्लॉट के हिसाब से प्रोडक्ट आप जानना चाहते हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। ये बहुत ज़रूरी है जो इशली ने कहा कि आप गोल भी एक आज ही अगर सेट करते हैं तो आपका निवेश एक बहुत ही फुल प्रूफ हो जाएगा और वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जहां आपका सवाल का जो क्वेश्चन था आपका वो ये है कि अगर आपको 1 ईयर के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ये ज़रूरी है कि आप इक्विटीज़ में ना करें, क्योंकि इक्विटीज़ शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। आप डेट फंड्स की तरफ अपना रुझाव रख सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास अगर म्यूचुअल फंड कैटेगरी में देखना है तो इनकम फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स हैं, आपके पास डायनामिक बॉन्ड फंड्स हैं। SBI डायनामिक बॉन्ड फंड एक स्कीम है जो मैं आपको अभी बता सकता हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड से कंफर्टेबल नहीं है शॉर्ट टर्म में, अगर आप डेट को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं सच एज बैंक FDs या रिकरिंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट्स, आप वो कंसिडर करिए। 2 साल से 5 साल के बीच में जहां आपको करना है वहां आप अपना रिस्क मॉडरेट लीजिए। उसमें आप बैलेंस फंड्स की तरफ जाइए जिसमें इक्विटी का कंपोनेंट होता है। अराउंड 70 to 80% आप इक्विटी का एक्सपोजर भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC प्रूडेंस फंड वो ऐसा एक फंड है जिसमें अबाउट 75% इक्विटी में निवेश होता है, 25 डेट में। और अगर आप 5 साल के ऊपर का जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उसमें आप 100% इक्विटी भी चूज कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए इक्विटी फंड्स में 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक जो एक्टिवली मैनेज हुए होते हैं और एक पैसिवली मैनेज्ड। एक्टिवली मैनेज वो फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर अपना खुद का डिस्क्रिशन लेते हैं, उनका रिसर्च होता है, उस बेसिस पे वो कोई भी स्टॉक्स जो उनके मैंडेट में होता है वो स्टॉक्स चूज करते हैं। पैसिवली मैनेज्ड फंड्स वो हैं जो एक अंडरलाइंग एसेट जो इंडेक्स है या सेंसेक्स है या निफ्टी उसमें निवेश करते हैं, तो फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन नहीं होता है, वो वही प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करता है जिसमें आपका सेंसेक्स के जो स्टॉक्स हैं। सो ये सिलेक्शन आप कर लीजिए कि आपको एक्टिवली मैनेज फंड्स में जाना है कि पैसिवली। मेरा सुझाव ये रहेगा, अगर आप शुरू कर रहे हैं पहले पैसिवली मैनेज फंड्स की तरफ जाइए और फिर धीरे धीरे एक्टिवली मैनेज फंड्स की तरफ अपना रुख बनाइएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो ये तरीका आपके लिए जहां आप अलग अलग टाइम होराइजन्स के साथ निवेश करना चाहें तो कम अवधि के लिए डेट या फिक्स्ड इनकम वाले फंड्स की तरफ जाएं। फंड्स के लिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप FD करें, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में जाएं जहां पर आपको पूरा अंदाज़ा होगा कि कितना रिटर्न आने वाला है, और लंबा नज़रिया हो तभी आपको प्योर इक्विटी की तरफ रुख करना चाहिए, प्योर इक्विटी फंड्स की तरफ रुख करना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ नासिक से नितिन जुड़ रहे हैं। नितिन, बताइए क्या है आपका सवाल? सर, मेरा इन्वेस्टमेंट दिया है ईमेल द्वारा आपके पास। हाँ जी। तो मैं अगस्त 2011 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और 10 साल के बाद कितनी रकम जुट पाएंगे, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। ओके, इन्होंने जो हमें अपना जो डिटेल्स भेजे हुए हैं उसके मुताबिक ये PPF में पैसे डाल रहे हैं करीबन 2500 रुपये। इसके अलावा ये SIP कर रहे हैं HDFC इक्विटी फंड में 1000 रुपये, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 फंड में 1000 रुपये, ICICI ब्लू चिप में 1000 रुपये और UTI अपॉर्चुनिटी फंड इन्होंने लिखा है जहाँ पे ये 1000 रुपये डाल रहे हैं। इसके अलावा कोटक गोल्ड फंड में 1000 रुपये डाल रहे हैं। अब इनके पोर्टफोलियो को देखते हुए क्या राय देंगे आप? नितिन जी, आपका जो पोर्टफोलियो हमने देखा, आपका 50% लगभग डेट में निवेश हो रहा है और 50% इक्विटीज़ में। PPF और गोल्ड हम डेट की तरफ कंसिडर कर रहे हैं।
सो ये एसेट एलोकेशन आपने आई एम श्योर कि आपने किसी कंसल्टेशन में नहीं, आपने एक रैंडमली 50% डिवाइड किया है। मैं आपको पहला सुझाव ये दूंगा कि आप अपनी एज और आपके जो गोल्स हैं उसके मुताबिक एक कंसल्ट करके एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाइए, जिसमें ऐसा हो सकता है कि आपको शायद इक्विटी में ज़्यादा निवेश करना हो। आपकी जो स्कीम्स हैं वो अच्छी हैं, आपने पीपीएफ, गोल्ड उस समय इनमें जो निवेश कर रहे हैं वो सब अच्छा है। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि आपके गोल्ड्स जो लॉन्ग टर्म है उसमें डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करके शायद आपको फायदा ना हो। आपकी जो स्कीम्स है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा सुझाव सिर्फ ये है कि आप अपने एसेट एलोकेशन प्लान को ज़रा देखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ शिफ्ट करिए, और इक्विटीज़ में अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना है या कम करना है वो उस बेसिस पे आप निवेश करिए। अभी आपके जो फंड्स हैं आप बने रहिए, सिर्फ आगे जाके ये ध्यान रखिए कि आप बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा ना करें, और इन्हीं में आपको जो अगर इंक्रीज करना है तो इन्हीं फंड्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके फंड्स अच्छे हैं, इन्हीं में कंटिन्यू करें। आगे जाके अगर आप और पैसा लगाना चाहते हैं तो इन्हीं फंड्स में पैसे आप लगा सकते हैं, ज़्यादा फंड्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी लेंगे कुछ और सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़े। अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आपको दिखेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका एक बार फिर, और आज सौदा आपका में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स की, और उनके सवालों के जवाब ले रहे हैं। हमारे साथ अब भरूच से संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं अगला सवाल पूछने के लिए। संजय, बताइए। हाँ सर, एक्चुअली सर मैंने 4 SIP मैं करता हूँ 5000 पर। तो मेरे पास जो है टॉप 200 HDFC का है ग्रोथ फंड, और रिलायंस ग्रोथ प्लान है, और एक DFC ब्लैक टॉप 100 ग्रोथ फंड है ये भी, और एक है IDFC प्रीमियम इक्विटी फंड, ये भी ग्रोथ है। मतलब चारों सीक्वेंस ग्रोथ के ही है मेरे पास। ओके। तो इसमें 5-5 हजार की मैं SIP करता हूँ पर मंथ। ओके। तो मेरा ये है कि क्वेश्चन कि भाई ये जो है सिलेक्शन बराबर है, तो सेकंड है कि इसमें अगले 15 साल में कितना सम मेरे पास जमा हो सकता है अगर मैं यही कंटिन्यू करूँ 5,000 ईच, यानी 20,000 पर मंथ में इन्वेस्टमेंट करता रहूँ तो। ओके। ऐसा लगता है इन्होंने सारे जो ग्रोथ प्लान्स 4 फंड्स के अंदर रखे हैं, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये सारे प्योर इक्विटी फंड्स हैं। क्या इनको वाकई 4 फंड्स की ज़रूरत है? इनफैक्ट प्रदीप, आई वुड से कि अगर ये 20,000 रुपीज़ पर मंथ कर रहे हैं तो 4 फंड इन्होंने तो फिर भी अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। जो हम नॉर्मली देखते हैं, अगर किसी को 20,000 करना होता है तो वो 8 to 10 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लेते हैं। सो जो पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो आपके 4 या 5 फंड में हो जाता है, लेकिन 4 या 5 फंड तो आपको लेना ही होगा, क्योंकि अगर आप 2 फंड में ही करते हैं तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है पूरा नहीं होता है। 4 to 5 फंड्स इज गुड इनफ। सो इन्होंने वो काम तो ठीक किया है कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्ट किया है। अभी इनका अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, संजय जी, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो जो फंड्स हैं वो इंडिविजुअली वो फंड्स अच्छे हैं, सिर्फ उनके जो थीम है उसमें थोड़ा ओवरलैपिंग है। आप एक चॉइस है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो ओवरलैपिंग के साथ आप कंटिन्यू करिए, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप उसे थोड़ा चेंज करते हैं, उदाहरण के तौर पे आप HDFC टॉप 200 रिटेन कर सकते हैं, आप IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड रिटेन करिए, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 की जगह पे आप फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान लीजिए। ये भी एक लार्ज कैप फंड है और ये सेंसेक्स को रेप्लिकेट करता है। और रिलायंस ग्रोथ फंड और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड का जो मैंडेट है वो बहुत ही कॉमन है। सो रिलायंस ग्रोथ फंड की जगह पे आप ICICI डायनामिक फंड लीजिए। आपका एक पोर्टफोलियो जो होगा वो इन ट्रू सेंस डाइवर्सिफाइड होगा। आपने दूसरा सवाल पूछा था कि अगर आप इक्विटीज़ में ऐसे ही बने रहते हैं तो 15 साल बाद आपका कॉर्पस कितना होगा। इक्विटीज़ में हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो करीबन 14% कंपाउंडेड ग्रोथ देख सकते हैं आप। अगर हम यही एज्यूम करते हैं आपका पोर्टफोलियो में मिलते रहेगा तो आपका 15 साल बाद कॉर्पस करीबन 1.2 करोड़ के आसपास होगा। आप एकदम सही कर रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में 4 स्कीम्स ही रखिए। आपको एट द मोस्ट अगर आगे जाके निवेश करना हो तो एक स्कीम आप और बढ़ा लीजिएगा, और उस समय आप अपना पोर्टफोलियो को जज करके फिर वो स्कीम के बारे में सलाह लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन आपने जो इनको चेंजेस की राय दी, आपने कहा कि टॉप 100 फंड से निकल के ये एक सेंसेक्स फंड में चले जाएं, तो इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? आप कह रहे हैं केवल सेंसेक्स स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करने वाला पैसिव फंड बेहतर है? इनका पोर्टफोलियो हम अगर देखें तो इन्होंने 5,000 ईच फंड में एलोकेट किया है। HDFC टॉप 200 एक लार्ज और मिड कैप फंड है। IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड है।
और DSP टॉप 100 जो फंड है वो लार्ज 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है एंड वो एक्टिवली मैनेज फंड अगेन। सो हमने एक पैसिवली मैनेज फंड इनके पोर्टफोलियो में दिया है विच रेप्लिकेट्स 30 स्टॉक्स इन द सेंसेक्स और हमने स्टेबल रिटर्न होंगे इनके। एब्सोल्युटली सी पॉइंट क्या होता है, हमने ये कंपेयर करते देखा है कि मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स 50% से कम आर एबल टू बीट द सेंसेक्स और द निफ्टी। सो अगर हम और ओवर 5 ईयर पीरियड एंड अबव देखते हैं और आपको अगर 14 से 17% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, सो व्हाई वुड यू वांट टू टेक अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड एंड टेक द रिस्क? क्योंकि उसमें ये होता है कि कौन सा फंड आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है वो आपको 5 साल बाद ही पता चलेगा। एंड सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको आप जो कह रहे हैं वो ऐसा है कि इंडेक्स फंड में सबसे कम रिस्क है, ऐसा मानेंगे? फिर जो टॉप 100 इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड है उसमें रिस्क ज्यादा है, टॉप 200 में और ज्यादा है? इसमें आप ऐसे देखेंगे इसे कि आप अगर एक्टिवली मैनेज फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं कि वो फंड हाउस कैसा परफॉर्म करेगा, उसका फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म करेगा। और हम लॉन्ग टर्म में ये कंपेयर करके देख चुके हैं, लेस देन 50% फंड मैनेजर्स हैव बीन एबल टू बीट दी बेंचमार्क सेंसेक्स। ओके, सो अगर आपको ये नहीं मालूम आप जो फंड जो चूज कर रहे हैं वो कौन से 50% में है, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो अगर है म्यूचुअल फंड का, उसमें कितने फंड्स होने चाहिए आपके हिसाब से और कौन कौन से कैसे चुनेंगे? आप अगर मैक्सिमम 5 फंड्स भी चूज करें सो आपका पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन पूरा हो जाता है। उसमें से आप 25% जो भी आपका निवेश है वो आप एक पैसिवली मैनेज फंड्स की तरफ रखिए इंडेक्स फंड में, और बाकी 75% है वो आप एक्टिवली मैनेज फंड्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। आप एक ही ऑब्जेक्टिव के 5 फंड, टॉप 200 जैसा फंड ले सकते हैं, एक मिड कैप में इन्वेस्ट करने वाला फंड ले लें। एब्सोल्युटली, और ये आपकी थीम पे आप सेक्टर फंड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में अगर आप वो सेक्टर को समझते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। सो अगर बैंकिंग सेक्टर फंड है, फार्मा है, IT है, सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल हैं, आप वो भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। सिर्फ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो ध्यान रखनी है कि आप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आप अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्कीम्स अगर आप जोड़ लेते हैं, वो पर्पस डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो नेगेटिव्स हो जाती हैं। एक है कि आपको 15 फंड्स को ट्रैक करना होगा, वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर इंसान अपने खुद के काम में बिजी होता है, उनका फुल टाइम जॉब नहीं है कि वो फंड्स को ट्रैक करे। सो परफॉर्मेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें असर आने लग जाता है। 5 फंड 6 फंड रखते हैं मैक्सिमम इज गुड इनफ। ओके, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव हासिल होता है। ध्यान ये रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे फंड्स दरअसल उन्हीं स्टॉक्स को उसी तरीके से खरीद रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, ढेर सारे फंड लेने का कोई मतलब नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और फिलहाल वक्त है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मार्केट लीडर रिधम देसाई से मुलाकात।